खैर फिर जब जब वो वहां से निकले तो मैंने उनसे, राजू भाई से बोला, मतलब मैंने जब इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने उनसे बोला, राजू भाई आपने बाबा रामदेव के लिए जेब सुरक्षा की मांग की है और आपके पास तो कुछ है नहीं। मतलब जब हम जो चल रहे थे तो एक ड्राइवर था, राजीव भाई थे और 3 लोग हम पीछे बैठे हुए। मतलब राजीव भाई को सोनकच्छ से उज्जैन तक ले जाने का काम सिर्फ हमारा था। उनके पास कोई कुछ नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। मतलब अगर कोई 2 बड़ी का टुच्चा आदमी भी हो ना, जो इसको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए, तो उसके भी लिए भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। उसको भी कुछ गाड़ी दी जाती है, ना तो पतंजलि योग समिति ने गाड़ी दी, वो गाड़ी जो थी वो किराए की थी, जिसमें राजीव भाई को सोनकच्छ से उज्जैन तक ले जाया गया। और इसके बाद तो जब उज्जैन में उन्होंने व्याख्यान दिया, जब 12 बजे उनका व्याख्यान खत्म हुआ और उनको ट्रेन से कहीं शायद रतलाम जाना था या दाहोद इधर कहीं जाना था, तो मैं क्या देखता हूँ कि कोई उनके साथ जाने वाला ही नहीं। उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए मात्र 3 लोग आए। इनकी इतनी बड़ी योग समिति बनी हुई है, इनके इतने योग शिक्षक है। भैया आपका महासचिव आया है, आपका राज्य प्रभारी नहीं है, कोई जमाने भर की इन्होंने पलटन पाल रखी है, एक नहीं था। मतलब इन्होंने तो, और राजू भाई इतनी, मतलब जिसको कह सकते हैं कि जो इस भारत के जो सबसे बड़े दुश्मन है वो डायरेक्ट उन पर अटैक कर रहे थे और उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं। बाबा रामदेव जेट सिक्योरिटी में चलते हैं और राजू भाई के लिए सुरक्षा का नाम की कोई चीज ही नहीं। उनको कह रहा है कि यहाँ बैठ जाओ, वो यहाँ बैठ गए, उनको कहा ये खा लो, उन्होंने वो खा लिया। मतलब आप उन्होंने, मतलब मैं कह रहा हूं, आज मुझे ऐसा लगता है, मतलब उस समय तो मेरी उम्र भी कम थी, आज मेरी थोड़ी समझ बनी तो मुझे लगता है कि मच्छर मारने जितना सरल काम था राजू दीक्षित जी को मारना। ठीक है, उसके बाद में जब ये बातचीत हुई, कुछ मैंने उनसे प्रश्न भी पूछे, तो मैंने राजू भाई से, मतलब मैं जब राजू भाई का व्याख्यान सुना ना मैंने, तो मैं उनके हिसाब का लेवल समझ गया था। मैंने उनसे पूछा कि राजू भाई नक्सलवादी और माओवादियों के बारे में आपका क्या कहना है। उस वक्त ये छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में काफी वारदातें वगैरह होती थी जिसमें सैनिक शहीद हुए थे। तो राजीव भाई ने तपाक से बोला कि कौन नक्सलवादी, कौन माओवादी। उन्होंने कहा ये तो हमारे ही लोग हैं। बोले हम बुजदिल हैं, हम हमारी जमीन को बचाने के लिए हमने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने हथियार उठा लिया। मतलब इतने, वो भी उन्होंने बोला, मैंने कहा राजीव भाई मैं पत्रकार हूँ, आपकी बात कल अखबार में छप जाएगी। तो राजीव भाई ने कहा ये बात तो छपेगी नहीं, और छपती है तो छप जाए, मैं मेरी बात पे कायम हूँ। ऐसे ही मैंने उनसे और भी उस समय की कुछ बातों पे सवाल पूछे। मैंने उनसे पूछा कि राजू भाई महिला आरक्षण बिल पास हो गया है राज्यसभा में, तो अब ये तो कानून बन जाएगा, लोकसभा में पास हो जाएगा, तो उस समय राजू भाई ने कह दिया था कि ये लोकसभा में पास ही नहीं हो सकता, अगर सरकार इसको लाएगी लोकसभा में तो सरकार गिर जाएगी। आशुतोष जी, आज 12 साल बाद भी, जबकि केंद्र में फुल मेजोरिटी की सरकार है, फिर भी वो बिल पास नहीं हो रहा है। मतलब उस राजू भाई की आप दृष्टि देखिए कि, और हर फील्ड में, जब हम कार में, हम जब कार में सफर कर रहे थे तो कार में बैठे बैठे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे थे। तो मैंने राजू भाई से पूछा, राजू भाई गुस्सा तो आपको आता नहीं होगा? तो क्योंकि हमने जब देखा ना कि 15 लोगों के बीच में, 30 लोगों के बीच में, 25 लोगों के बीच में उन्होंने 5.5 घंटे का व्याख्यान कर दिया, तो उन्होंने कहा कि गुस्सा तो आता है पर लोगों पे नहीं आता है, व्यवस्थाओं पे आता है। मतलब वो व्यक्ति हर चीज में कितना क्लियर था, और उसको आप ये कह रहे हैं बिना पोस्टमार्टम कराए कि इनकी तो हार्ट अटैक से डेथ हो गई। भैया जब आपने पोस्टमार्टम ही नहीं कराया तो आप ये केस किस आधार पे कह रहे हो कि इनकी डेथ जो है उस पे हो गई है, और आपने तो उनको छोड़ दिया था। फिर इस दौरान वो उज्जैन में गए। उज्जैन में प्रदीप भाई जो राजू भाई के भाई हैं, उनका ससुराल है, तो वहां पे भी राजू भाई गए थे। मैं उनके साथ ही था, मतलब मैं उनके साथ साये की तरह रहा उस समय। तो वहां पे किसी से वो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं कि वो ये बात कर रहे हैं कि जहां अभी स्वामी जी को जहां पे जाना है, बाबा रामदेव को जहां पे जाना है, मैं पहले वहां पे जा रहा हूँ आगे आगे, और मैं वहां पे जब व्याख्यान दे रहा हूँ वो पूरा उसका मौसम बना रहे ताकि जब स्वामी जी आए तो उनको सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो सके। मतलब राजीव दीक्षित के जो व्याख्यान है, आप समझिए आशुतोष जी, वो भारत स्वाभिमान की नींव है। उस नींव पे कितनी अच्छी बिल्डिंग खड़ी हो सकती थी, लेकिन उस नींव को ही दबा दिया गया। आप समझ रहे हैं? के जो लोग जिन्होंने रामदेव जी को इतना पैसा दिया, वो तो कोई बवाल आया नहीं, किसी ने तो कोई सवाल नहीं किया। 2 बात मैं आपसे जानना चाहता हूं